पानी की हर बूंद की अपनी कहानी है। किस बादल से बरस, किस पर्वत से निकल, किस नदी से लिपट, किस दरा से टकरा आपके ग्लास तक आई है। आज ये जानना बहुत जरूरी है, जिससे सबके ग्लास में पानी बना रहे। क्या आपके आसपास भी कोई पानी की कहानी है? जुड़िए पानी की कहानी इनिशिएटिव से। पानी की कहानी.org से जुड़ें। जानकारी के लिए संपर्क फॉर्म जरूर भरें। डॉक्टर वेंकटेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की जल चौपाल में। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि चूंकि आप नदी विज्ञानी हैं और आपने कहा बहुत बड़ा काम है नदी विज्ञान के ऊपर में, तो उसके संदर्भ में मैं आपसे कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के संबंध में अगर हम देखें तो जो हमारी मुख्य नदियां हैं, उसकी जो सहायक और उप सहायक नदियां हैं, उनको पुनर्जीवित करना इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और एक तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की अगर हम बात करें उसके लिए, और अगर हम चूंकि उसके केंद्र बिंदु में जल सुरक्षा है तो उसको लेकर और भूजल और नदी या सरफेस वाटर के जो रिश्ते हैं उनको लेकर ये कितना महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप अगले 10 मिनट में अपने विचार और अपने अनुभव विभिन्न जिलों और विभिन्न नदियों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के संबंध में रख सकें, जिससे हमारे बहुत सारे युवा साथी आज अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं, वो आपके विशाल अनुभव से लाभान्वित हो सकें और उस संदेश को आगे ले जा सकें। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी, हमें आपने ये अवसर दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया जल संवाद का। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अभी चूंकि कोरोना की वजह से हम गांव में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हमने जो हमारे हितधारक है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मिलके जो हम लोगों ने डायलॉग बनाया था, ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रोग्राम के सक्सेस के लिए। और आपको याद है कि हम सब के गाँव, जो हम गाँव से आते हैं, हमारे कस्बे, गाँव सबके सब ताल तलैया, छोटी नदियाँ सबको याद होगी। सबके गाँव में 2-3 नदियाँ तो हुआ करती थी। हमारे लखनऊ में 5 नदियाँ, सब गोमती जानते हैं, लेकिन गोमती के अलावा बेहता नदी है, कुकरेल नदी है और एक रेठ नदी है बक्सी के तालाब में, और कादू नदी है एयरपोर्ट की तरफ। तो 5-6 नदियाँ से सई नदी का भी हिस्सा लगता है। 5-6 नदियाँ तो अकेले आपके लखनऊ में है। तो हम सबको अपने गाँव के, कस्बों के छोटे ताल तलैया, छोटी नदियाँ सब याद होगी, जो कभी स्वच्छ और साफ, सुंदर, निर्मल हुआ करती थी। लेकिन धीरे-धीरे ये सब के सब हमारे राजस्व रिकॉर्ड से गायब होते जा रहे हैं। बहुत सारे जो जल निकाय हैं, बहुत तो मरने की कगार पे हैं। और सबके सबके पीछे जो एक रहा है वो अनियोजित विकास, जो हम करते हैं। कुछ छोटे-मोटे तालाब जो बचे हुए भी हैं, उनकी स्थिति भी ठीक-ठाक नहीं है। और जैसे-जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, वैसे-वैसे पानी, पीने का पानी हो या सिंचाई के जल की उपलब्धता बहुत हम एक एक संकट जो है गहराता जा रहा है। अब आप हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो छोटी नदियाँ हैं और उसके साथ जो जुड़े हुए झील, वेटलैंड्स, तालाब, इसकी श्रृंखला है, एक कनेक्टेड लैंडस्केप है। और नदियों का जो ये कनेक्टेड लैंडस्केप है, जो कनेक्टेड इकोसिस्टम है, वो उतना ही ज़रूरी है जितना नदियों का निरंतर बहना। मैं ये बार-बार कहता आ रहा हूँ कि छोटी नदियाँ जो है वो मानसूनी वर्षा जल और भूजल पर ही निर्भर करती है। लेकिन वर्षा जल तो केवल 18-19 दिन ही पूरे मानसून में होता है। बाकी के दिन पानी आता कहाँ से है? यदि लंबे अंतराल के सूखे को हम छोड़ दें, तो भूजल के स्तर में इतनी तेज़ी से गिरावट आ रही है कि सबसे पहले छोटी नदियाँ सूखती हैं। और छोटी नदियाँ जब सूखती है, तो उसके उस पूरे बेसिन, उस पूरे कैचमेंट के भीतर जो जो मध्यवर्ती और बड़ी नदियाँ हैं, उसके प्रवाह, वेग और पूरे स्ट्रीम डिस्चार्ज में जो फ़र्क आता है, वो हमको साफ दिख रहा है। अगर मैं गंगा बेसिन की बात करूँ अकेले, तो गंगा बेसिन के कुल सतही और भूजल भंडार में लगभग जो भूजल का भंडार है, वो 64% कंट्रीब्यूशन है। जो गंगा के जल का जो 64% पानी है, वो भूजल का ही पानी है। और गंगा बेसिन में करीब 3,60,000 स्क्वायर किलोमीटर जो इरिगेटेड एरिया, जो पूरे गंगा बेसिन का करीब 57% हिस्सा है, वो हमारे गंगा और उसकी सहायक नदियों से आता है। लेकिन जो भूजल है, इस परिदृश्य में, इस पूरे सिनेरियो में जो भूजल की भूमिका है,
वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश पानी तो भूजल से ही आता है। अब हुआ क्या कि 1970 के दशक में जो हमारी सिंचाई की क्रांति शुरू हुई, पंपिंग की क्रांति शुरू हुई और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हम भूल गए कि कोई एक एवरग्रीन रिवॉल्यूशन भी होता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन तो फिर ब्लैक में चेंज हो गया, पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया, पंप इस्तेमाल किए, भूजल को इतना ज़्यादा दोहा, क्या हम उसको एवरग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं बना सकते थे? तो जो सर्वसुलभ भूजल के दोहन से जो नदियों के आधार प्रवाह या बेस फ्लो में जो अंतर हुआ है, वो बहुत ही भयावह है। हमने बहुत सारे काम करके देखे हैं कि पूरे गंगा बेसिन में करीब 60 से 70% भूजल की कमी से बेस फ्लो में इतनी कमी आई है कि गंगा और उसकी सहायक नदियां जो भूजल से सिंचित होती है, जैसे केन हो गया, बेतवा, काली सिंध और इधर आपकी गोमती की ट्रिब्यूटरी है, सारे 27 जो इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, सबके सब छोटी सहायक नदियां पानी के बिना खंडित हो रही है, रुक रुक कर बहने वाली बनती जा रही है। तो जो ये जलीय निवास है, जो हैबिटेट है, उसको बनाए रखने में और जो ग्राउंड वाटर को सपोर्ट करने में जो वेटलैंड्स है, जो ये झील है, ये सब मुफ्त वाले साधन है। ये हमसे पैसा चार्ज नहीं करते, तो कोई भी उन तक पहुंच सकता है, कोई भी उनसे निकाल सकता है, कितना भी आप एक्ट बनाइए, रेगुलेशंस बनाइए, लेकिन ग्राउंड वाटर की पहुंच तो सबके पास है। अगर मेरे पास जमीन है तो हमारे पास ग्राउंड वाटर भी है, जो हमने ईजमेंट एक्ट जो ब्रिटिश के टाइम का है, इफ यू ओन द लैंड द वाटर बिकम्स योर्स। तो ये चीज जो है वो हमको समझना बहुत जरूरी है। और हमने जो रेस्टोरेशन के जो इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन की बात करी है, हमने 4 चीजें सीखी है और मैं आपके जल चौपाल के माध्यम से उन 4 महत्वपूर्ण चीजों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले जरूरी है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हमारे गांव चौपाल के लोग हैं, उनके साथ सक्रिय जुड़ाव, जो एक्टिव एंगेजमेंट बोलते हैं, जो एक्टिव एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। सक्रिय जुड़ाव के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात, जो हमारे मुद्दे हैं और उसके जो संभावित समाधान हैं, जो पोटेंशियल सॉल्यूशंस हैं और हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इसके बीच जो है हमारा समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए, होलिस्टिक व्यू होना चाहिए। मुद्दा अलग है, समाधान अलग है, होलिस्टिक इंटीग्रेशन नहीं है तो हम काम को नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात जो मैं ये बार-बार कहता हूं कि हमें जो है साझा अंडरस्टैंडिंग, मतलब जिसको हम बोलते हैं शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग या को डेवलप दी शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, जो साझा अनुशंसा है, जो मिल के बात करते हैं, कैचमेंट्स में लोग से बात करते हैं, गांव चौपाल में जाके बात करते हैं, जब तक हम को डेवलप नहीं करेंगे उन रिकमेंडेशंस को, उन समाधान को, हमारा विकास का मॉडल आगे नहीं बढ़ पाएगा। और लास्ट में जो चौथे पॉइंट पे मैं आना चाह रहा हूँ, जो हमारा जो समग्र जो समाधान का दृष्टिकोण है, वो सर्वोत्तम समाधान का दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं बार-बार ये बताना चाहता हूँ कि पानी का काम पैसे का नहीं, पानी का काम पैशन का है। पैशन समझ रहे हैं और पैसा समझते हैं। पानी का काम जो है वो पैशन का है। मतलब आपकी लगन, आपके जो अंदर से जो आवाज़ उठती है। मैं बार-बार देख रहा हूँ, एक फंडेड प्रोजेक्ट होता है और एक प्रोजेक्ट जो गाँव वाले, एनजीओ वाले बिना पैसे के करते हैं। मैं जब दोनों को देखता हूँ, मुझे लगता है कि हज़ारों करोड़ों के काम ये बेचारे फ्री में कर जाते हैं। तो कई बार जो सर्वोत्तम दृष्टिकोण समाधान आते हैं, वो हितधारकों से जुड़ के आते हैं, वो गाँव के लोगों से जुड़ के आते हैं, तभी हमें गाँव की संस्कृति की तरफ जाना पड़ेगा। ये भूजल का मसला गाँव से जुड़ा है। हमने स्मार्ट सिटी तो बना लिए हैं, हम सभ्य तो कहलाने लायक हो गए हैं, लेकिन क्या हम ये गेटेड प्रोस्पेरिटी में रहना चाहते हैं? क्या हम एक सभ्य कॉलोनी में रह के हम अपने व्यवहार को असभ्य करना चाहते हैं? हमें गाँव वालों से सीखना चाहिए, हमें उन लोगों से सीखना चाहिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि जो नदियों पे जो मैंने काम करके देखा है, हम बहुत ही टिपिंग पॉइंट पे खड़े हैं। मुझे कई बार दुःख होता है, नदियाँ असहाय मालूम पड़ती है, और मुझे कई बार लगता है कि अगर इन छोटी नदियों को हम खोते गए, तो गंगा में आखिर जल कहाँ से आएगा? बहुत-बहुत धन्यवाद पुनीत जी। आई होप आई वाज़ एबल टू मेक माय पॉइंट। पानी की हर बूंद की अपनी कहानी है। किस बादल से बरस, किस पर्वत से निकल, किस नदी से लिपट, किस धरा से टकरा आपके ग्लास तक आई है। आज ये जानना बहुत जरूरी है, जिससे सबके ग्लास में पानी बना रहे।
क्या आपके आसपास भी कोई पानी की कहानी है? जुड़िए पानी की कहानी इनिशिएटिव से। पानी की कहानी.org से जुड़ें। जानकारी के लिए संपर्क फॉर्म जरूर भरें।